क्लास 12 में साइंस बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट अपने 10 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें हेड-स्लेग चक्र और केल्विन-बेल्सन चक्र है उसे कंप्लीट किया था और उनमें कौन कौन से अंतर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में जो तीसरा अप्रकाश अभिक्रिया का चक्र है क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र या CAM चक्र, CAM चक्र। तो सबसे पहले तो क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र है, ये किन पादपों में पाया जाता है? यह क्रेसुलेसी कुल की पत्तियों में पाया जाता है। क्रेसुलेसी कुल है, उनकी पत्तियां कैसी होती है? मांसल या गूदेदार पत्तियां होती है, यानी मोटी छाल वाली मोटी पत्तियां होती है। तो उनमें यह क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र पाया जाता है। यह कैसे होते हैं? प्लांट मांसलोद्भिद या शुष्कोद्भिद पादप होते हैं और यानी मांसलोद्भिद पत्तियां इनकी कैसे मांसलोद्भिद शुष्कोद्भिद शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और इन पत्तियों के जो रंध्र होते हैं इनके रंध्र तिमिर सक्रिय रंध्र होते हैं। तिमिर सक्रिय रंध्र होते हैं। तिमिर सक्रिय का मतलब रात के समय खुलते हैं या रात्रि के समय ये क्या एक्टिव होते हैं। तिमिर सक्रिय का मतलब तो इनके रंध्र होते हैं वो तिमिर सक्रिय रंध्र कहलाते हैं। इसके बाद में क्या जो ये CAM चक्र है इसमें किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं? तो ये प्लांट क्या अपने रंध्रों को रात्रि के समय खोलते हैं, मतलब दिन में तो ये निष्क्रिय रहते हैं लेकिन रात्रि के समय खुलकर ये सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि दिन में इनकी संरचना उस अनुरूप नहीं होती जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी चाहिए। तो इस कारण इन्होंने क्या इनकी संरचना सेम वैसी होती है लेकिन इनके रंध्र हैं वो रात्रि के समय एक्टिव हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इनके उदाहरण कौन से हैं? इसके जैसे यक्का अगेन, तो ये दो एग्जाम्पल आप नोट करेंगे जो क्या रात्रि के समय प्रकाश रंध्र खुलते हैं और CAM चक्र कंप्लीट करते हैं। और इन प्लांट की जो पत्तियां होती है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो पत्तियां हैं पत्तियों की विशेषता क्या होती है? इनमें सिर्फ पर्णमध्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। पर्णमध्योतक कोशिका या कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इनकी रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? इनकी रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। ये इसकी विशेषता है। अब इसमें क्या क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र में क्या होता है? जब रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं तो वे रंध्र क्या एक्टिव होते हैं और वे किसको CO2 को ग्रहण करते हैं। तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा? फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। तो अपने उस चक्र को यहाँ पर बनाकर पढ़ते हैं। इसमें क्या CO2 को कौन ग्रहण करते हैं? फास्फोइनोल पायरुवेट। ये CO2 को ग्रहण करेगा और फिर किसमें बदल जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है
है वो किस रूप में, NADP के रूप में मुक्त होती है। तो जो इसमें ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल है, जब ये क्या NADP ऊर्जा बनाता है तो ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बाद में मैलिक अम्ल में बदल जाता है। और ये मैलिक अम्ल जो बड़ी बड़ी इसमें रिक्तिकाएं होती हैं, इन रिक्तिकाओं में जाकर ये क्या मैलिक अम्ल संग्रहित हो जाता है। ये कब, रात्रि के समय जब रंध्र खुलते हैं तो मैलिक अम्ल यहाँ पर रात्रि के समय संग्रहित रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात्रि के समय मैलिक अम्ल बन गया और जैसे दिन में क्रिया होती है तो दिन के समय क्या होगा, ये रिक्तिकाओं से मैलिक अम्ल है ये बाहर निकला और मैलिक अम्ल ने क्या CO2 का V कार्बोक्सिलीकरण या D कार्बोक्सिलीकरण किया, CO2 को बाहर निकाला और ये वापस PEP फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। यानी कहां से CO2 को PEP ने ही ग्रहण किया था और इसी ने क्या दिन में CO2 को बाहर निकाला और फास्फोइनोल पाइरुवेट वापस बन जाता है। यानी ये चक्र इस तरह से चलता रहता है। और जो यहाँ CO2 के अणु मुक्त होते हैं उन्हें कौन, C3 चक्र या फिर केल्विन बेंसन चक्र बोलते हैं। केल्विन बेंसन चक्र, तो इसमें ये CO2 क्या प्रवेश कर जाती है और ये इधर जो क्रेसुलेसिकुल है उसमें C3 चक्र भी कंप्लीट होता है। तो ये है CAM चक्र जिसमें क्या फास्फोइनोल पाइरुवेट है, ये सक्रिय होता है रात्रि के समय और CO2 को ग्रहण करके NADPH2 का अपचयन होता है, उसमें NADP में बदल जाता है और इधर ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनता है और ये ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल वापस मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। मैलिक अम्ल कहाँ संग्रहित रहता है, रात्रि के समय रिक्तिकाओं में। और जब दिन के समय रिक्तिकाएं होती है, दिन में रंध्र बंद हो जाएंगे तो ये रिक्तिकाएं क्या करेंगी, मैलिक अम्ल को बाहर निकालेंगी और CO2 को अपचयित करके फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाती हैं। तो और जो CO2 निकली है वो इसमें C3 चक्र में चली जाती है। तो ये है CAM चक्र। इसके बाद में अपने आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये क्रिस्टलेशन अम्ल उपापचय चक्र है, यानी इसमें क्या यहाँ पर ये CO2 को ही ग्रहण करने के लिए एक्टिव होते हैं और उसके बाद में जैसे ही दिन के समय में रंध्र बंद होते हैं तो यही CO2 है वापस इसमें C3 चक्र में चली जाती है। यहाँ पर कौन सा आपने केल्विन बेंसन चक्र में पढ़ा हो कि यहाँ रूबिस्को एंजाइम काम करता है। तो ये रूबिस्को एंजाइम है C3 चक्र में उपयोग किया जाता है और जो यहाँ NADP के रूप में ऊर्जा बनती है यही ऊर्जा क्या इस चक्र में कार्य करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट है शक्ति बिंदु संकल्पना। तो शक्ति वैज्ञानिक है इसकी जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है, इनमें जो क्रिस्टलेशन चक्र है तो उसे बताया। तो उसे क्या नाम दिया, शक्ति प्रधान बिंदु संकल्पना। प्रधान बिंदु संकल्पना। तो शक्ति वैज्ञानिक में क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं CAM यानी क्रिस्टलेशन चक्र वाले वो CO2 को तीन रूप में ग्रहण करते हैं। CO2 की सांद्रता अधिक है, कम है या अनुकूल है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार से प्रभावित होती है। तो जब CO2 की सांद्रता बहुत कम होती है तो इसकी सांद्रता जब कम होती है तो क्या प्रकाश संश्लेषण की दर शुरू होती है। प्रकाश संश्लेषण शुरू होता है।
CO2 को ग्रहण करते ही रात्रि किसमें रक्त सक्रिय होते हैं। उन्होंने क्या यहाँ पर जो क्रेस्ट वेसिकल है उसमें क्या दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। फिर आगे है जब इसकी सांद्रता अनुकूल मात्रा हो CO2 की तो प्रकाश संश्लेषण क्या सर्वाधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। और यदि सांद्रता का बहुत अधिक हो जाए CO2 की तब क्या होता है, अधिक मान होने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। तो ये सेट है उसके प्रधान बिंदु संकल्पना के 3 पॉइंट थे, जिसमें कम सांद्रता होने पर क्या प्रभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण शुरू होता है। अनुकूल टेम्परेचर अनुकूल हो मान तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। और यदि सामान्य से अनुकूल से ज्यादा मात्रा हो जाए या सांद्रता हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि कोशिकाएं होती है वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो जब सांद्रता बढ़ती है तो कोशिकाओं में उसके ऊतक नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो ये अप्रकाशित संश्लेषण का जो CAM चक्र था वो अपने कंप्लीट किया था। और तीनों अप्रकाशित विक्रियाओं के चक्र पड़े, जिसमें कौन कौन से थे, अप्रकाशित अभिक्रिया, इसके 3 चक्र अपने कौन से पड़े। सबसे पहले C3 या इसे क्या बोलते हैं, कैल्विन बेंसन चक्र, इसे पढ़ा। सेकंड कौन सा आपने इसमें देखा, C4 चक्र या फिर इसे हैच-स्लैक चक्र भी कहते हैं, हैच-स्लैक चक्र। और अपने थर्ड कौन सा पढ़ा, CAM यानी क्रिस्टलेशन अम्ल उपापचय चक्र। तो ये तीनों अप्रकाशित विक्रियाओं के चक्र थे। फिर इसके बाद में अपने जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, आज अपने उनके पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। तो वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक। एक नंबर है ताप। तो ताप यानी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो अनुकूलतम टेम्परेचर पर ही अधिक होती है। तो यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है तो उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण की दर है वो या तो कम हो जाएगी या रुक जाएगी। उष्णकटिबंधीय जो उनमें क्या उच्च ताप पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद में प्रकाश। तो प्रकाश में क्या होता है, पादपों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए एक अनुकूल प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्यादातर प्रकाश हम कितने 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये अनुकूल तापमान होता है, इस पर ये प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। यदि बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है या इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण भी प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसके अलावा जल है, जल की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, क्योंकि जल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। CO2 की सांद्रता, तो प्रकाश संश्लेषण किससे प्रभावित होती है, CO2 से। CO2 की बहुत कम मात्रा होती है तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, लेकिन यदि इसका मान अनुकूल होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सर्वाधिक होती है।
लेकिन यदि 1% से अधिक हो जाए तब क्या होता है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो कोशिकाएं नष्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। ये CO2 की सांद्रता। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पत्ती के आंतरिक कारक होते हैं। आंतरिक कारकों में कोशिकाओं की बनावट है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, तो वह भी कोशिकाएं क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती हैं। तो इस वीडियो में आज हमने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, इनके नाम नोट किए हैं। नेक्स्ट